हाँ, तो इंटरलूकिन 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फीवर, जो आपके टेम्परेचर कंट्रोलिंग रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करता है। तो ये फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इंटरलूकिन 6, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपके इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ट्यूमर सेल। तो इंटरफेरॉन अल्फा जो है ये एंटीवायरल एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। और लास्ट में है आपका हिमेटोपोसिस के फैक्टर, जिसको आपके मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट है आपका ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो हमारे जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस एमएससी क्लास 2 के साथ में क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए अपन ने उसको क्या बोला था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है आपका, एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये एमएससी क्लास 2 को एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसको बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है क्या यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद में आप अभी तक अपन ने लिम्फोसाइट, उसके बाद में जो आपका मैक्रोफेजेस है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट, इसको पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो उसके बाद में आपके पास में बाकी के जो ल्यूकोसाइड बचे जैसे न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल, बेसोफाइल, इसको बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ग्रैनुलोसाइट्स में 3 सेल्स को हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रोफाइल, जिसका परसेंटेज अपन ने 50 to 70% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइड पढ़ा। तो जितना भी ल्यूकोसाइड का परसेंटेज है आपका, उसमें से 50 to 70% न्यूट्रोफाइल होता है। इओसिनोफाइल, इसका परसेंट 1 to 3 होता है। तो सबसे लास्ट में है आपका बेसोफिल, जो लेस देन 1% होता है, ठीक है। ये 3 आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, बट इसमें और एक सेल को पढ़ा जाता है जो बेसोफिल के लाइनेज में ही प्रोड्यूस होता है। बट मास्ट सेल जो है ये आपको हमेशा टिश्यू में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मास्ट सेल जो है ये आपको टिश्यू में मिलेगा। तो लास्ट सेल जो है ये आपका है मास्ट सेल, जिसका परसेंटेज आपका बेसोफिल से कम होता है, और ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल। तो इसमें फर्स्ट है आपका न्यूट्रोफाइल, जिसके पास मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट, ठीक है। तो मल्टीलोब न्यूक्लियस इसके पास में है, मतलब आपको यहाँ पे लोब दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीलोब।
उसके बाद इसमें नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स स्टोर्ड किए जाते हैं, जिसमें आपके पास कुछ प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं तो कुछ आपके सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। प्राइमरी ग्रैन्यूल्स का साइज आपका बड़ा होता है तो सेकेंडरी ग्रैन्यूल जो है इसका साइज आपका छोटा होता है। तो न्यूट्रोफाइल जो है इसको आप न्यूट्रोफाइल क्यों बोल रहे हो? तो सबसे पहले कि न्यूट्रोफाइल को अगर आप स्टेन करोगे, ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म में जो भी ग्रैन्यूल्स होते हैं तो ग्रैन्यूल स्टेन विथ एसिडिक as well as basic dyes। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफाइल, क्योंकि ये आपका एसिडिक डाई से भी स्टेन होता है और बेसिक डाई से भी ये आपका स्टेन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल जो है ये आपका फर्स्ट सेल होता है at the site of inflammation। तो अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पे सबसे पहले सेल कौन सा माइग्रेट करेगा? आपका न्यूट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफाइल जो है ये आपका फैगोसाइटिक सेल होता है और फैगोसाइटोसिस में ये सेम ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड O2 इनडिपेंडेंट प्रोसेस से क्या करेगा? आपके बैक्टीरिया को किल करता है। बट यहाँ पे कुछ आपका डिफरेंस है फैगोसोम और आपके मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफाइल। नो फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका फैगोलाइसोसोम फॉर्म नहीं होता। तो जो फैगोसोम है ये लाइसोसोम के साथ में फ्यूज नहीं होता। फैगोसोम फ्यूज होता है किसके साथ में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के साथ। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स की अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में लाइसोजाइम, हाइड्रोजन पेरोक्सिडेज, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स है सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में आप कोलेजिनेस, उसके बाद में लाइसोजाइम और बाकी के जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो न्यूट्रोफाइल
और आपका मैक्रोफेजेस दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फैगोसाइटोसिस में वो आपका सेम होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपका फैगोजोम का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पॉइंट कर किए जाते हैं तो इसी ऐसे ही सेंटेंस के ऊपर किए जाते हैं। तो आपका प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में लाइजोजाइम, हाइड्रोजन पेरोक्सिडेज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में कोलेजिनेज, लाइजोजाइम एंड लैक्टोफेरिन, ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका फैगोजोम फ्यूज होने के बाद आपका जो बैक्टीरिया रहेगा इसका अपन डिग्रेडेशन करेंगे और उसके बाद में उसको एंटीजन प्रेजेंटेशन करेंगे या फिर एक्सोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका इओसिनोफाइल, और इओसिनोफाइल की अगर अपन बात करेंगे तो इओसिनोफाइल स्टेन विथ एसिडिक डाई, फॉर एग्जाम्पल इओसिन रेड। तो आपका ये इओसिन रेड जो एसिडिक डाई है ये इसके ग्रैन्यूल्स को क्या करता है, स्टेन करता है। तो ये जो आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ये आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको स्टेन किया है किससे, आपके एसिडिक डाई से। तो ग्रैन्यूल्स के अंदर में क्या होगा, आपके बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसलिए वो एसिडिक डाई के साथ में रिएक्ट हुए। ये आपका इओसिनोफाइल जो है इसके पास बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये भी आपका फैगोसाइटिक सेल है जो पैरासिटिक रिमूवल में अपन इसको यूज़ करते हैं। मतलब पैरासाइट का अगर इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो उसके अगेंस्ट में इओसिनोफाइल एक्ट करते थे। तो इओसिनोफाइल का जो नंबर है ये आपका बढ़ जाएगा जब पैरासिटिक इन्फेक्शन हो। तो इओसिनोफाइल जो है इसका नंबर कब बढ़ता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो जब भी ब्लड रिपोर्ट आती है आपके हाथ में और आपको इओसिनोफाइल का नंबर अगर बढ़ा हुआ मिला तो इसका मतलब आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। सबसे लास्ट में है आपका बेसोफिल, और बेसोफिल जो है इसको अपन बेसोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अगर आप स्टेन करोगे तो इट इज स्टेन विथ बेसिक डाई, फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्रैन्यूल्स है ये आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसोफिल जो है ये आपका नॉन फैगोसाइटिक सेल होता है। तो ये आपका फैगोसाइटिक सेल नहीं है, ये आपका एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपके पास में है मास्ट सेल, और मास्ट सेल जो है ये आपके अलग अलग टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा और ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए,
तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो मास्ट सेल है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास में जो ग्रैनुलेटिक सेल है ये हो गया आपका मास्ट सेल, और लास्ट है आपकी डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को आप डेंड्राइटिक सेल क्यों बोल रहे हो? तो इसका नाम फ्रॉम दी डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स से रखा गया है, ठीक है। तो जो भी आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये आपका दोनों लाइनेज में कॉमन माइलॉइड लाइनेज एंड लिम्फॉइड लाइनेज, ये दोनों लाइनेज में आपके पास में ये डेंड्राइटिक सेल का प्रोडक्शन होता है। तो डेंड्राइटिक सेल के ऊपर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि वो कौन से लाइनेज का सेल है, ये दोनों लाइनेज में प्रोड्यूस होता है। तो अगर लिम्फॉइड लाइनेज में प्रोड्यूस हुआ तो लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल, माइलॉइड लाइनेज में प्रोड्यूस हुआ तो माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल। लैगरहंस सेल जो होते हैं ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरस्टिशियल का मतलब जो भी आपके फंक्शनल सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कार्डियक सेल, ठीक है। तो कार्डियक सेल या जो आपका कार्डियक टिश्यू है उसमें बीच बीच में अगर आपके डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। तो ये अलग अलग साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कार्डियक सेल है, ठीक है, ये नंबर ऑफ आपके कार्डियक सेल है, और इनके बीच में अगर आपको एक आधा डेंड्राइटिक सेल मिल गया तो उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है क्या। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जो भी फंक्शनल सेल है उसके बीच में आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। तो ये आपके फॉर एग्जांपल कार्डियक सेल, तो ये आपका इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल जो है ये आपका फैगोसाइटिक सेल होता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है आपके पास में जिसको आपको याद रखना है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो है ये आपके हिमेटोपोइसिस में प्रोड्यूस नहीं होता, और ये आपका नॉन फैगोसाइटिक होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो है ये ख़त्म हो गए, बाकी का जो है उसको अपन नेक्स्ट कल मॉर्निंग को पढ़ते हैं, ठीक है। टिश्यू एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ तक अगर किसी को डिफ़िकल्टी है आप लोगों में से तो आप पूछ सकते हो।